हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ट्राइएक्सियल टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का। जियोटेक में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें से एक क्वेश्चन ट्राइएक्सियल टेस्ट के ऊपर शॉर्ट आता ही आता है। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ले लो या फिर प्रैक्टिकल में भी अगर आप समझेंगे तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी सबसे ज़्यादा ट्राइएक्सियल टेस्ट की है। तो अगर हम वर्ल्ड वाइड किसी भी टेस्ट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानेंगे सॉइल इंजीनियरिंग में तो ट्राइएक्सियल टेस्ट है। किसी भी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ निकालना होता है अराउंड द वर्ल्ड तो ये बहुत ज़्यादा प्रिफर्ड और रिलायबल टेस्ट है ट्राइएक्सियल टेस्ट, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टेस्ट है, बहुत सारे पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं, इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है हर स्टूडेंट को। हम इसको बहुत ही इजीली ब्रेक डाउन करेंगे और विजुअलाइज करने का ट्राई करेंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स की क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम एक एक पैरामीटर को विजुअलाइज कर पाए, समझ पाए कि वो क्या कैसे कैसे कौन सी चीज़ काम करती है ना। तो ये जो ट्राइएक्सियल एपेरेटस है इसको हम पूरा ओपन करके देखेंगे और इसमें देखेंगे कैसे इसको डिजाइन किया गया है और डिफरेंट पैरामीटर्स का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले समझते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है ट्राइएक्सियल टेस्ट का यूज करते हैं हम लोग शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल फाइंड आउट करने के लिए। तो व्हाट वी डू, वी डिटरमाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल विद द हेल्प ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्ट। अब शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है, इसके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं पोस्ट कर दे रहा हूँ साथ में, आप उसको देखेंगे तो आपको शेयर स्ट्रेंथ पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बट कुछ बेसिक स्टार्ट करने के लिए हम लोग कुछ बेसिक्स क्विकली समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है, इस फिगर में सॉइल का फेलियर हुआ है, इस तरीके से जो स्लोप है वो फेल हो गया है। ये जो फेलियर हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं शेयर फेलियर। अगर आप इसको पास में जाके देखेंगे जूम करके तो एक्चुअली में क्या हुआ है यहाँ पे, तो एक सॉइल सरफेस जो है दूसरे सॉइल सरफेस के ऊपर इस तरीके से स्लाइड कर गया है। तो एक सॉइल सरफेस दूसरे सॉइल सरफेस के ऊपर स्लाइड कर गया। जैसे कॉम्प्रेसिव फेलियर होगा तो वो नॉर्मल रहेगा, बट शेयर फेलियर कैसा होगा, पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द प्लेन होता है। तो ये सॉइल सरफेस है, दूसरी सॉइल सरफेस के ऊपर पैरेलल प्लेन पैरेलल जो है फेल कर गया, इसमें स्लाइड कर गया। ठीक है, अब आप देखिए इसमें अगर हम इस सॉइल एलिमेंट को पास से देखेंगे तो आप देखोगे इस तरीके का एक कर्वीलिनियर फेलियर हुआ है सॉइल में। तो सॉइल में कुछ ऐसे स्ट्रेस आए होंगे जिसके कारण से सॉइल की एक लेयर दूसरी लेयर से कट गई। ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कौन से स्ट्रेसेस इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना। तो अगर हम इस सॉइल एलिमेंट को स्टडी करें तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक इंक्लाइंड फोर्स पिक्चर में है। ये इंक्लाइंड फोर्स कहां से आया, ये इंक्लाइंड स्ट्रेस कहां से पिक्चर में आया, सारा का सारा जो हमारा स्ट्रेसेस हैं वो तो कहीं ना कहीं से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे ग्राउंड सरफेस पे कोई भी इंक्लाइंड स्ट्रेस नहीं लग रहा है, फिर एक इंक्लाइंड स्ट्रेस पिक्चर में कहां से आया। तो अगर हम इसको समझें तो आप देखिए सॉइल एलिमेंट के ऊपर अभी हम फोकस करते हैं कौन कौन से स्ट्रेसेस काम कर रहे हैं। तो अगर आप इस सॉइल एलिमेंट को देखो तो इस सॉइल एलिमेंट के ऊपर सबसे बड़ा स्ट्रेस जो काम कर रहा है वो है वर्टिकल लोड। जो भी ऊपर सॉइल रखी हुई है उसका स्ट्रेस सॉइल के ऊपर आ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरबर्डन प्रेशर। इस सॉइल एलिमेंट के ऊपर सबसे पहला स्ट्रेस आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज ओवरबर्डन प्रेशर। या फिर आप बोलेंगे इसके ऊपर हम जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करेंगे, जो भी घर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, उसका जो लोड है दैट लोड विल कम ऑन द सॉइल एलिमेंट, उसको हमने बोला कि ओवरबर्डन प्रेशर। तो यहाँ पे सबसे मेजर स्ट्रेस जो आता है वो दैट इज ओवरबर्डन प्रेशर, जिसको हमने बोला सिग्मा 1 या फिर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारे लिए हो गया, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्ट। अब जैसे ही वर्टिकल स्ट्रेस सॉइल के ऊपर आता है उसके साथ ही पैरेलली जैसे सॉइल के ऊपर ये स्ट्रेस आता है, सॉइल उस स्ट्रेस को रिलीज करना चाहती है, सॉइल विल ट्राई टू गेट रिड ऑफ दैट स्ट्रेस और वो मूव करना चाहेगी आसपास। बट क्योंकि आसपास दूसरे सॉइल एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, आसपास दूसरी सॉइल प्रेजेंट है, वो उसको मूव करने से रोकेंगे एंड दे विल कन्फाइन द सॉइल। तो आसपास इस सॉइल के जो भी आसपास एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सॉइल को मूव करने से रोकेंगे एंड दे विल कीप इट कन्फाइंड। कन्फाइन करके रखना मतलब बांध के रखना। तो जैसे ही ऊपर से वर्टिकल स्ट्रेस आता है सॉइल पार्टिकल्स मूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आसपास के सॉइल एलिमेंट्स को दबा के रखते हैं और उसके ऊपर कौन सा स्ट्रेस लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एज कन्फाइनिंग स्ट्रेस। तो कन्फाइनिंग प्रेशर या फिर कन्फाइनिंग स्ट्रेस सराउंडिंग सॉइल उसके ऊपर लगाती है। ठीक है, ये आपने तब भी पढ़ा हुआ है जब हमने सॉलिड मैकेनिक्स में भी हमने इसको पढ़ा हुआ है। सॉलिड मैकेनिक्स में आपने देखा हुआ होगा कि जब भी किसी ब्लॉक के ऊपर से वर्टिकल स्ट्रेस आता है, सिग्मा आता है, तो इसकी टेंडेंसी होती है कि इसके अंदर स्ट्रेन आ जाए, इसकी टेंडेंसी होती है कि इसमें स्ट्रेन आ जाए। बट अगर हम यहाँ पे रिजिड वॉल लगा दें, हम इस एलिमेंट के आसपास में अगर रिजिड वॉल लगा दें तो ये जो स्ट्रेन की टेंडेंसी है वो
रुक जाती है और ये जो रिजिड वॉल्स है वो इसके ऊपर दूसरा लेटरल स्ट्रेस लगाने लग जाती है। तो आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, स्ट्रेन को कंट्रोल कर लेते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेस आता है जो कि लेटरल स्ट्रेस के फॉर्म में आता है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्योंकि सॉइल एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो इसको मूव करने नहीं दे रहे, तो यहाँ पे एक स्ट्रेस आ रहा है, इसको हमने बोला कन्फाइनिंग स्ट्रेस। इस तरीके से सॉइल के ऊपर एक और स्ट्रेस आता है, इसको हमने क्या बोला, कन्फाइनिंग स्ट्रेस। ये सिग्मा 3 के नाम से हम इसको बोलते हैं माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो दिस इज सिग्मा 3। ये दोनों स्ट्रेसेस की ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है पूरे ट्रायक्सियल टेस्ट में। तो आप सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की वैल्यूज को निकालने के लिए ही ट्रायक्सियल टेस्ट करते हैं। अभी हम इसकी सिग्निफिकेंस और डिटेल में समझेंगे ताकि आप पूरा इसको विजुअलाइज कर पाए सिग्मा 1 और सिग्मा 3 को। अब सिग्मा 1 और सिग्मा 3 जब दो स्ट्रेस सॉइल एलिमेंट के ऊपर लग रहे हैं, तो इस सॉइल एलिमेंट के ऊपर किसी इंक्लाइंड प्लेन पे आपको पता चलता है एक शियर स्ट्रेस लग रहा है और प्लस एक नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है। तो एट एनी इंक्लाइंड एंगल शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस के कंपोनेंट आ जाते हैं। ये कैसे आते हैं इसको भी मैंने उसी शियर स्ट्रेंथ के वीडियो में बहुत ही अच्छी से एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको बिल्कुल देखिए। बहुत ही विजुअलाइज्ड वीडियो बना हुआ है वो, आप उसको देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 3 के कारण जब आप इन दोनों स्ट्रेस को रिजॉल्व करते हो तो हमारे को एक पैरेलल टू द प्लेन स्ट्रेस मिलता है और एक नॉर्मल टू द प्लेन स्ट्रेस मिलता है। ये दोनों को हम लोग बोला नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। अगर ये शियर स्ट्रेस की वैल्यू सॉइल की शियर स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाती है तो फेलियर हो जाता है। क्या हर सिग्मा 1 और सिग्मा 3 कॉम्बिनेशन में फेलियर हो जाता है? क्या कोई भी सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की वैल्यू पे ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि सॉइल फेल हो जाए? तो उसको समझने के लिए हम नेक्स्ट इमेज देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे पास एक सॉइल एलिमेंट है, ये आपका सेम सॉइल सरफेस है। यहाँ पे हम दो एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट x और y। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो एलिमेंट x जो है सेफ दिख रहा है, बट एलिमेंट y जो है वो फेलियर प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। एलिमेंट y का फेलियर हो चुका है। अगर हम इसी को मोहर सर्कल में या फिर स्ट्रेस डायग्राम में प्लॉट करेंगे तो आपको x और y का मोहर सर्कल किस तरीके से दिखेगा। ये x का मोहर सर्कल है और ये y का मोहर सर्कल है। तो आप देखोगे जो x का मोहर सर्कल है वो फेलियर प्लेन के नीचे लाई कर रहा है। x के ऊपर भी कोई ना कोई सिग्मा 1 और सिग्मा 3 आ ही रहे होंगे। अगर हम बात करें x की, x के ऊपर भी कोई सिग्मा 1 होगा और x के ऊपर कोई ना कोई सिग्मा 3 होगा। x के ऊपर भी कोई ना कोई सिग्मा 1 और सिग्मा 3 होंगे। सिमिलरली y के ऊपर भी एक सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की वैल्यू है। y also has a value of sigma 1 and sigma 3, but both the values are different, है ना। तो हर सिग्मा 1 और सिग्मा 3 कॉम्बिनेशन में फेलियर होना ऐसा जरूरी है। अब यहाँ पे आप देखिए जो सिग्मा 1 और सिग्मा 3 कॉम्बिनेशन y के ऊपर बन रहा है उसमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फेलियर हो जा रहा है, ठीक है। इस जो स्ट्रेंथ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एज हमारे लिए ये हमारी स्ट्रेंथ होती है शियर स्ट्रेंथ टाउ f। एट दिस पॉइंट ऑफ स्ट्रेस वैल्यू द फेलियर इज अकरिंग, इस पॉइंट पे फेलियर हो रहा है। अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे दिमाग में क्वेश्चन जरूर आता है, क्या x एलिमेंट हमेशा सेफ रहेगा क्या? विल x एलिमेंट ऑलवेज बी सेफ? क्या x एलिमेंट हमेशा सेफ रहेगा क्या? तो उसका आंसर है नो। अभी जो x की कंडीशन बन रही है उसमें ये मोहर सर्कल को टच नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि इसका सिग्मा 1 जो है छोटी वैल्यू है। अगर मैं x के ऊपर लोड लगाना चालू कर दूं, ऊपर से मैं बिल्डिंग बनाना चालू कर दूं 1 फ्लोर की, 2 फ्लोर की, 3 फ्लोर की, इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग दी वर्टिकल स्ट्रेस ऑन द x, तो सिग्मा 1 की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जाएगी। द सिग्मा 1 वैल्यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज द वर्टिकल स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग। सिग्मा 3 is going to remain same because the sigma 1 value is increasing. Sigma 3 is going to remain same. Sigma 1 is increasing. The diameter of the Mohr circle will increase and at a particular point ये जो है फेल हो जाएगा। तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 पे ये x एलिमेंट भी फेल हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की वैल्यूज के ऊपर। और सब कुछ डिपेंड करता है, हमारे पास दो पैरामीटर्स जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फेलियर प्लेन। इस सिग्मा 1 और सिग्मा 3 को और अच्छे से विजुअलाइज हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास एक सॉइल एलिमेंट है, ये सॉइल एलिमेंट है जिसके आसपास सिर्फ और सिर्फ अभी क्या लग रहा है, कन्फाइनिंग स्ट्रेस। आसपास से जो सॉइल है वो उसके ऊपर एक स्ट्रेस लगा रही है जिसको हमने बोला कन्फाइनिंग स्ट्रेस सॉइल के ऊपर लग रहा है। तो नाउ ओनली वन स्ट्रेस इज वर्किंग ऑन दिस सॉइल, दैट इज कन्फाइनिंग स्ट्रेस। चारों तरफ से एक ही स्ट्रेस लग रहा है
सिग्मा 1 की वैल्यू भी सिग्मा सी के इक्वल है, सिग्मा 3 की वैल्यू भी सिग्मा सी के, तो ऊपर वर्टिकल स्ट्रेस भी वही है, नीचे भी, कुछ भी अभी ऊपर से ओवरबर्डन प्रेशर नहीं आया, तो दोनों जगह से सेम स्ट्रेस लग रहा है। तो इस केस में क्योंकि सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की वैल्यू सेम है, तो रेडियस ऑफ मोहर सर्कल विल बी 0, उनके बीच में कोई गैप ही नहीं है, उनके बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो मोहर सर्कल का जो रेडियस होता है दैट इज वी ऑल नो इट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 की वैल्यू, द मोहर सर्कल एट इनिशियल कंडीशन विल बी नथिंग बट अ डॉट, है ना। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की वैल्यू सेम रहेगी। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आप इसके ऊपर फ्यूचर में लोड लगाओगे। नाउ व्हाट यू विल स्टार्ट डूइंग इज यू विल स्टार्ट अप्लाइंग लोड ऑन दिस सॉइल एलिमेंट। तो हम इसके ऊपर सॉइल एलिमेंट के ऊपर लोड लगाना चालू करते हैं, है ना। तो हमने मान लीजिए यहाँ पे एक लोड लगाया जिसकी वैल्यू डेल्टा सिग्मा। अब आपका जो सिग्मा 1 की वैल्यू है, नाउ योर सिग्मा 1 वैल्यू हैज चेंज्ड, नाउ योर सिग्मा 1 वैल्यू इज व्हाट, सिग्मा 1 वैल्यू हैज नाउ बिकम सिग्मा सी प्लस डेल्टा सिग्मा। आपका सिग्मा 1 की वैल्यू चेंज हो गई, दैट इज सिग्मा सी प्लस डेल्टा सिग्मा। सिग्मा 3 अभी भी वही रह गया है, सिग्मा 3 वैल्यू इज रिमेनिंग सेम, सिग्मा 3 वैल्यू सेम रह गई है। हम इसको थोड़ा क्लियरली दिखा देते हैं। तो जो सिग्मा 3 की वैल्यू है दैट सिग्मा 3 इज सेम, बट सिग्मा 1 की वैल्यू अब बढ़ गई है, दैट इज सिग्मा सी प्लस डेल्टा सिग्मा। अब जैसे ही ये वैल्यू बढ़ेगी तो आपका जो ग्राफ रहेगा वो भी आप देखेंगे चेंज हो जाएगा। इसकी जो सिग्मा 3 की वैल्यू यहाँ पे है और सिग्मा 1 की वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे आप देखोगे ग्राफ की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे जो मोहर सर्कल का रेडियस है वो बढ़ गया है जैसे ही आपने ऊपर से वर्टिकल स्ट्रेस डाला। तो सिग्मा 1 बढ़ने से मोहर सर्कल का रेडियस बढ़ गया। अब अगर आप फर्दर इसमें इंक्रीज करते हो, फर्दर इफ यू इंक्रीज द डेल्टा सिग्मा, तो मोहर सर्कल का रेडियस फर्दर बढ़ेगा। फर्दर इंक्रीज इन डेल्टा सिग्मा मे रिजल्ट इन फेलियर ऑफ द सॉइल मास। अगर आपने और लोड बढ़ाते गए तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हो सकता है सॉइल का जो है फेलियर हो जाए, सॉइल एलिमेंट जो है फेल हो जाए। उस केस में आपके पास जो मोहर सर्कल मिलेगा दैट विल बी द क्रिटिकल मोहर सर्कल, वो आपको एक क्रिटिकल मोहर सर्कल मिलेगा। उस पॉइंट पे आपको पता चल गया कि जो सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की वैल्यूज हैं वो क्रिटिकल वैल्यूज हैं, और आपको उस पॉइंट पे जब आप उस मोहर सर्कल से जब आप टेंजेंशियली एक ग्राफ बनाओगे तो आपको फेलियर प्लेन मिलेगा सॉइल का। इसी फेलियर प्लेन के लिए सारी कहानी करेंगे ट्रायक्सियल टेस्ट में। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 3 का जो क्रिटिकल वैल्यू है वो हम निकालना चाहेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रायक्सियल टेस्ट, ठीक है। तो आप हमारा मेन फोकस क्या रहता है ट्रायक्सियल टेस्ट में, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारा मेन फोकस रहता है, आप जानते हैं शियर स्ट्रेंथ में जो फेलियर प्लेन है उसका स्लोप दो पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक सी और एक फाई। तो हमारा जो मेन फोकस रहता है, our main focus will be to identify the value of phi and c. If we know the value of sigma 3 and we know the value of sigma 1, with the help of critical sigma 1 and sigma 3 values, with the help of critical sigma 3 and sigma 1 values, we will be able to plot a Mohr circle. With the help of Mohr circle, we will be able to plot a tangential line which is called as a failure plane, and with the help of failure plane का slope, we will be able to identify phi and c, the shear strength parameters of the soil. ये हम बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन क्या, ये जो वैल्यूज हैं सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3, आपको पता है सिग्मा 1 सिग्मा 3 सी और फाई में एक रिलेशनशिप है जो कि आप बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं। ये जो रिलेशनशिप है सिग्मा 1 सिग्मा 3 फाई और सी के बीच में, ये रिलेशनशिप में दो अननोन्स हैं, कोहेजन एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ये दो अननोन्स हैं यहाँ पे। इन दो अननोन्स को अगर आपको डिटरमाइन करना है तो आपको दो इक्वेशंस लगेंगी, एंड फॉर टू इक्वेशंस यू विल नीड टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सेट्स ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3। तो वी in order to make a proper thing, in order to determine properly, what we need is we need 2-3 Mohr circles, and if we can draw 2-3 Mohr circles, we'll be able to find out 2-3 values of sigma 1 and sigma 3, और हम उन equations की help से c और phi को निकाल लेंगे। तो हम सिर्फ और सिर्फ एक equation पे काम नहीं करते, हम 2-3 values sigma 1 और sigma 3 की निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस साइड पे देखोगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, x, y और z तीन अलग अलग पोजीशंस पे सॉइल सैंपल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। वही सेम सॉइल है बट कन्फाइनिंग प्रेशर अलग अलग लग रहा है। x पे अलग कन्फाइनिंग प्रेशर है, y पे अलग है, z पे अलग है।
तो एक्स वाई जेड पे कन्फाइनिंग प्रेशर डिफरेंट है। आप उन तीनों पॉइंट्स पे अलग अलग मोर सर्कल आपको मिलेगा और इन्हीं के पॉइंट्स को आप पे जब आप टेंजेंशियली बनाओगे तो आपको फेलियर प्लेन आ जाएगा और इस फेलियर प्लेन की जो स्लोप आएगा दैट विल बी मच मोर एक्यूरेट। तो हम ट्राइएक्सियल टेस्ट में इन्हीं सॉइल सैंपल के ऊपर अलग अलग कन्फाइनिंग स्ट्रेस लगा के अलग अलग वर्टिकल स्ट्रेस निकाल के हम चेक करते हैं कब सॉइल फेल हो जाएगी और उस पॉइंट पे हम इसको प्लॉट करके फेलियर प्लेन का स्लोप पता करते हैं ताकि हम शियर स्ट्रेंथ के पैरामीटर्स निकाल पाए। ठीक है, अब इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आता है जिसमें हम एक्चुअली बात करेंगे ट्राइएक्सियल टेस्ट का एपरेटस कैसे काम करता है। उसके लिए पहले समझ लेते हैं इस टेस्ट को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो ऑलवेज यू विल सी ट्राइएक्सियल टेस्ट का जो टेस्ट है इट इज कंडक्टेड इन टू स्टेजेस, स्टेज नंबर 1 एंड स्टेज नंबर 2, है ना। उन स्टेज को समझ लेते हैं पहले। सबसे पहली स्टेज नंबर 1, इस स्टेज में जैसे कि आप साइट पे गए एज अ जियोटेक्निकल इंजीनियर आपको सर्वे करने के लिए भेजा गया, साइट पे इंस्पेक्शन करने के लिए भेजा गया, तो आप साइट पे क्या ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे कहीं पे एक सॉइल एलिमेंट है किसी डेप्थ पे जहां पे आपको फाउंडेशन को बिल्ड करना है। यहाँ पे इस लेवल पे आपको फाउंडेशन बनाना है। इस लेवल पे जब आपको फाउंडेशन बनाना है तो यहाँ पे सॉइल की कंडीशन क्या है आप उसकी प्रिलिमिनरी स्टडी करोगे। तो ये जो है स्टेज नंबर 1, उसमें सिर्फ और सिर्फ सॉइल के ऊपर कौन सा लोड लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ आसपास का कन्फाइनिंग स्ट्रेस लग रहा है। तो सॉइल के चारों तरफ सिर्फ कन्फाइनिंग स्ट्रेस आ रहा है, जो आसपास के सॉइल एलिमेंट्स है वो स्ट्रेस लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आप स्टेज नंबर 1 पे वही चीज देखते हो। What is going to happen in stage number 2? When you talk about stage number 2, stage number 2 पे एक वर्टिकल स्ट्रेस आएगा सॉइल के ऊपर। तो स्टेज नंबर 2 में क्या होने लग जाएगा, इस सॉइल के ऊपर एक वर्टिकल स्ट्रेस आने लग जाएगा। जो भी आप ऊपर से ओवरबर्डन दोगे, जो भी आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करोगे, इसका जो लोड आएगा वो आएगा। कन्फाइनिंग स्ट्रेस तो जितना यहाँ पे था उतने का उतना रहने वाला है, एडिशनली एक लोड स्टेज नंबर 2 पे आ रहा है। अब एक एक करके स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 2 को कैसे हम सिमुलेट करते हैं, कैसे हम सेम की सेम कंडीशंस को बनाते हैं ट्राइएक्सियल टेस्ट के एपरेटस में, फील्ड में, लैब में। तो जो फील्ड कंडीशन है उसको हम लोग लैब में सिमुलेट करते हैं, उसको कॉपी करते हैं, ट्राई करते हैं कि वैसी की वैसी कंडीशन लैब में भी आ जाए ताकि हमको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल पाए। तो हम उसको कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो ये हमारा ट्राइएक्सियल टेस्ट का एपरेटस है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइट पे जाके आप एक सिलेंड्रिकल सैंपल को एक्सट्रैक्ट करके लेके आते हो। तो व्हाट यू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट वर्क इज टू एक्सट्रैक्ट द सॉइल सैंपल। सबसे पहले हम सॉइल सैंपल को एक्सट्रैक्ट करते हैं साइट में से, है ना। ये सॉइल सैंपल है, ये सिलेंड्रिकल होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एपरेटस की डिजाइनिंग उस तरीके से। अब आपने इस सैंपल को एक्सट्रैक्ट करके लैब में ले गए, बट इट इज पॉसिबल दैट द सैंपल में गेट डिस्ट्रक्टेड व्हेन यू अप्लाई लोड्स ऑन इट, है ना। हो सकता है इसमें डिस्टर्बेंस आ जाए, जैसी कंडीशन साइट पे थी वो कंडीशन डिस्टर्ब हो जाए यहाँ पे। उस केस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरे सैंपल को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सबसे पहले कवर करते हैं ताकि इसमें जो भी स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे, जैसा यहाँ पे मेंटेन रह रहा है वैसा यहाँ पे मेंटेन रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम यहाँ पे एक चेंबर में वाटर फिल करते हैं तो उसका वाटर जो इसके अंदर ना जा पाए, ना वॉइड्स के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो बाहर जा पाए। तो हम उस सब को प्रिवेंट करने के लिए, इसको सेफ रखने के लिए इसके ऊपर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को इससे कवर करते हैं। अभी हम इमेजेस देखेंगे इसके एक्चुअल इमेजेस। देन हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं यहाँ पे ऊपर और नीचे लगाने के लिए। दीज प्लेट्स कैन बी परवियस और इम्परवियस। ये पानी का को निकालना अलाउ कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। कौन सा वाटर, जो कि सॉइल के वॉइड्स में प्रेजेंट हो। अभी उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हम फोकस करेंगे, देखेंगे। तो ये जो एक वाटर वॉल दिया हुआ है, ड्रेनेज वॉल दिया हुआ है, इसके थ्रू कौन सा पानी बाहर निकलता है, जो भी सॉइल के वॉइड्स में प्रेजेंट है वो वाटर बाहर निकल सकता है। तो इफ दैट वाटर इज कमिंग आउट ऑफ द सिस्टम, उसके लिए हमने ये दिया हुआ है। इफ वी वांट टू अलाउ, वी कैन अलाउ द रिमूवल ऑफ वाटर थ्रू इट, प्लस वी कैन मेजर कि कितना वाटर बाहर जा रहा है, कितना प्रेशर रिलीज हो रहा है। तो ये एक सिस्टम है जिससे हम वाटर को बाहर निकालते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने बोला कि सॉइल के ऊपर कन्फाइनिंग स्ट्रेस लग रहा था, तो वो कैसे लगाते हैं। हमारे पास ये जो सॉइल सैंपल रखा हुआ है ये एक एयर टाइट ग्लास चेंबर के अंदर रखा रहता है। इस चेंबर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस चेंबर में हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज, इस चेंबर में हम लोग वाटर को फिल करते हैं और वाटर के प्रेशर की हेल्प से, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की हेल्प से हम लोग कन्फाइनिंग स्ट्रेस की वैल्यूज को अचीव करते हैं। तो जो इसके आसपास सॉइल का प्रेशर देने का जो सिस्टम है वो हम वाटर की हेल्प से लगा रहे हैं, और इसी वाटर को अंदर ना चले जाए सॉइल को, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया था, इसको एक मेम्ब्रेन से कवर किया था। ठीक है, प्लस
अब आपको फ्यूचर में इसके ऊपर एक वर्टिकल स्ट्रेस देना है स्टेज नंबर 2 में, उसको देने के लिए हमारे पास एक लोडिंग सिस्टम लगा हुआ रहता है जिससे हम मेजर भी कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ जैक आपको लोड को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो स्टेज नंबर 2 में हम इसमें लोडिंग भी लगाते हैं। तो ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है ट्रायक्सियल टेस्ट apparatus का। अभी इसको एक तो एक्चुअल इमेजेस कुछ देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक पूरा ट्रायक्सियल टेस्ट का apparatus दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखोगे एक चेम्बर है जो कि एयर टाइट वाटर टाइट चेम्बर है, उसके बीच में सॉइल सैंपल रखने की स्पेस है। देयर इज अ सॉइल सैंपल रखने की स्पेस इन द मिडिल। यहाँ पे आपको दिख रहा है लोडिंग का apparatus दिया हुआ है, यहाँ से आप लोड लगा सकते हो। सारा जो वाटर रिलीज होगा उसके लिए पाइप्स दिए ताकि आप पोर प्रेशर कैलकुलेट कर पाओ। तो ये सारा सिस्टम जो है ट्रायक्सियल टेस्ट का है ना। इसको और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये इन्होंने सैंपलर को इंसर्ट करके सॉइल सैंपल बाहर निकाला है। इस तरीके का सॉइल सैंपल बाहर आया। इस सॉइल सैंपल को हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कवर किया है। तो वी हैव कवर्ड दिस सॉइल सैंपल विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वी हैव प्लेस्ड दिस सैंपलर in the system in the ट्रायक्सियल टेस्ट apparatus and now we have started filling the water. If you can see it, we have started filling the water into the system. थोड़ी देर बाद ये पानी पूरा भर जाएगा और आप जितना चाहो उतना प्रेशर वाटर का बढ़ा सकते हो। तो the way to increase the water pressure, it is in our hands. We can control how much water pressure we want to give to the soil. तो ये धीरे धीरे पानी बढ़ता जाएगा और आप कितना प्रेशर लगाना चाहो वो आप विद द हेल्प ऑफ पाइप्स लगा सकते हो। अगर आपको वाटर रिलीज करना है तो आप उसको रिलीज कर सकते हो। तो ये पूरा सिस्टम जो है ट्रायक्सियल टेस्ट का हो गया। अब कैसे इस टेस्ट को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म किया जाता है और हर स्टेज की इंपॉर्टेंस क्या है उसको हम देखेंगे, है ना। ये एक अकेला टेस्ट है जो कि एग्जैक्टली ग्राउंड कंडीशन को सिमुलेट करता है। कैसे करता है? बहुत ही ब्यूटीफुली। सबसे पहले स्टेज नंबर 1 की बात करते हैं। हमको पता है स्टेज नंबर 1 में हमने क्या देखा था। इन स्टेज नंबर 1 वी हैव सीन कि स्टेज नंबर 1 में क्या होता है, सॉइल के चारों तरफ सिर्फ एक ही चीज काम करे, दैट इज कन्फाइनिंग स्ट्रेस। चारों तरफ से सिर्फ कन्फाइनिंग स्टेज है। तो हम भी क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर वाटर भर के और जितना प्रेशर, मान लीजिए यहाँ पे जो सॉइल के ऊपर प्रेशर आ रहा था दैट वाज 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, एक रैंडम वैल्यू लिया मैंने। तो हम भी वाटर के प्रेशर को कितना करेंगे, 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर तक का प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, 10, 20, 30, 40, जब तक ये 100 वैल्यू, वो वैल्यू जो साइड पे थी वो सेम वैल्यूज जब तक यहाँ पे ना आ जाए तब तक के हम वाटर का प्रेशर बढ़ाते जाते हैं सॉइल के ऊपर। और जैसे ही वो प्रेशर अचीव हो जाता है हम इस वॉल्व को क्लोज कर देते हैं, वी क्लोज दिस वॉल्व। अब इसमें भी 2 केसेस पॉसिबल है। जो स्टेज नंबर 1 है उसमें 2 केसेस पॉसिबल है। आप या तो इस वॉल्व को ओपन करके जो सॉइल के पोर्स के अंदर पानी है उसको आप बाहर निकलना अलाउ कर सकते हो या फिर नहीं अलाउ कर सकते। तो स्टेज नंबर 1 में 2 कंडीशंस हैं। हम बोलते हैं अनकंसोलिडेशन टेस्ट या फिर कंसोलिडेशन टेस्ट। इफ यू अलाउ द वाटर टू कम आउट इट इज कंसोलिडेशन टेस्ट। इफ यू डजंट अलाउ द वाटर टू कम आउट इट इज कॉल्ड एज अनकंसोलिडेशन टेस्ट। ये क्या होता है? तो आपको अगर कंसोलिडेशन समझ में आता है, थोड़ा बहुत उस चैप्टर को आपने स्टडी किया है, तो आपको पता है सॉइल के अंदर जो सॉइल होती है उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है ना। तो द सॉइल एलिमेंट हैज वाटर प्रेजेंट इनटू इट। तो मान लीजिए क्ले है, ये जो क्ले है अगर आप साइड पे गए और आपने ऑब्जर्व किया कि क्ले के ऊपर और नीचे इम्परवियस लेयर्स हैं, आपने ऑब्जर्व किया क्या कि क्ले के ऊपर नीचे पूरी सॉइल है इम्परवियस है। इफ द सॉइल इज इम्परवियस इसका मतलब इट इज नॉट गोइंग टू अलाउ द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द वॉइड्स, और द स्पीड जिससे वो वाटर बाहर निकलेगा, जो वॉइड्स के बीच जो पानी प्रेजेंट है जिस स्पीड से बाहर निकलेगा, that speed will be very slow. The rate of dissipation of water will be very slow. If that is the case where the permeability of the soil is low or the soil is impervious, तो हम भी क्या करेंगे, जब आप confining stress soil के ऊपर लगाओगे in the laboratory, तो आप वॉल को क्लोज रखोगे ताकि वाटर को आप बाहर ना निकलने दो। जैसे साइड पे वाटर बाहर नहीं निकल पा रहा बिकॉज द सॉइल इज impervious, in the similar condition you will also not allow water to come out of the system, है ना। उस टेस्ट को हम लोग बोलेंगे अनकंसोलिडेशन टेस्ट। बट अगर आप साइड पे गए और आपको कौन सी कंडीशन मिली, क्ले के ऊपर नीचे आपको परवियस लेयर्स मिल गई, फॉर एग्जांपल सैंडी सॉइल अगर मिली आपको ऊपर नीचे, इन दैट केस इफ द सॉइल इज परवियस, इसका मतलब वाटर जो है सालों से कंसोलिडेट हो रही, जो सॉइल थी वो सालों से कंसोलिडेट हो रही थी, सॉइल का सालों से वाटर जो है जो पोर से प्रेजेंट था वाटर रिलीज हो रहा था। आपको भी वो सेम कंडीशंस जो है सॉइल की, जो कंडीशन जो जिस कंडीशन में सॉइल साइड पे है कि वाटर रिलीज हो रहा है, पोर्स में जो प्रेशर बना वो रिलीज हो रहा है, आपको भी वो सेम कंडीशंस को सिमुलेट करना पड़ेगा कहाँ पे, लेबोरेटरी में। आप भी लैब में वॉल को ओपन कर देते हैं और वाटर को का फ्लो अलाउ करते हैं। इफ
At the site you have seen that the soil is getting consolidated since past, बहुत पास्ट समय से चला आ रहा है कि सॉइल कंसोलिडेट हो रही है, आप भी उसको अलाउ करेंगे। तो ये स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 1 में दो पॉसिबिलिटीज हैं, अनकंसोलिडेशन और कंसोलिडेशन टेस्ट। क्लेई सॉइल में जनरली आपको इम्परवियस सॉइल ही मिलेगी, तो आप जनरली अनकंसोलिडेशन टेस्ट करते हो, या फिर हो सकता है उसमें ऊपर नीचे सैंडी सॉइल हो। बट अगर सैंडी सॉइल है तो आपको पता है सैंडी सॉइल तो परवियस ही होती है, तो उसमें जनरली कंसोलिडेशन टेस्ट ही किया जाता है ना, उसमें तो वो खुद ही कंसोलिडेट हो गई रहती है सॉइल। तो वो सैंडी सॉइल में तो वाटर प्रेशर वैसे बिल्डअप नहीं हो पाता क्योंकि इट इज वेरी परवियस इन नेचर, ठीक है। अब तो आपका स्टेज नंबर 1 में दो पॉसिबिलिटीज हैं, अनकंसोलिडेशन टेस्ट एंड कंसोलिडेशन टेस्ट। अनकंसोलिडेशन टेस्ट में आपका वॉल जो है क्लोज रहेगा, यू विल नॉट अलाउ वाटर टू फ्लो थ्रू। कंसोलिडेशन स्टेट में आपका वॉल ओपन रहेगा, यू विल अलाउ द वाटर टू पास थ्रू, बिकॉज सॉइल सैंपल में भी साइड पे वॉल ओपन था, है ना, वाटर फ्लो हो रहा था। अब आप बात करें व्हाट हैपेंस इन स्टेज नंबर 2, तो आपने क्या किया, आपने इस चेंबर के अंदर पानी भरा, आपने एक लेवल अचीव कर लिया जो साइड पे कितना कन्फाइनिंग स्ट्रेस था, आपने वो सिग्मा 3 की वैल्यू अचीव कर ली। चारों तरफ से सिर्फ एक ही स्ट्रेस लग रहा है, ऊपर और नीचे सब जगह पे एक ही स्ट्रेस लग रहा है, दैट इज सिग्मा सी, है ना। तो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो चाहे साइड में हो, सब जगह एक ही स्ट्रेस है, दैट इज सिग्मा सी। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की वैल्यू एक ही मिली है आपको, सिग्मा सी विच इज कन्फाइनिंग स्ट्रेस की इक्वल वैल्यू, है ना। अब हम क्या करेंगे, स्टेज नंबर 2 में एंटर करेंगे। स्टेज नंबर 2 में क्या करते हैं, हम जो फ्यूचर में वर्टिकल लोडिंग आने वाली है उसको सिमुलेट करते हैं। हम ऊपर से डिवेटर स्ट्रेस या फिर सिग्मा डी की जो वैल्यू है वो बढ़ाना चालू करेंगे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट एडिंग। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अभी तक के क्या कंडीशन थी, अभी तक के सब जगह सिग्मा सी भर लग रहा था, दैट इज कन्फाइनिंग स्ट्रेस, सिर्फ कन्फाइनिंग प्रेशर था, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कन्फाइनिंग प्रेशर था, सब जगह सिग्मा सी लग रहा था। अब क्या होने वाला है, आप ऊपर से वर्टिकल स्ट्रेस बढ़ाओगे जिसको हम लोग बोलते हैं डिविएटर स्ट्रेस भी बोलते हैं, या फिर हम डेल्टा सिग्मा बोल सकते हैं इसको। तो इधर भी कॉल है डेल्टा सिग्मा और डिविएटर स्ट्रेस भी बोलते हैं, या फिर एक्सियल स्ट्रेस भी कहा जाता है। अब हम उस स्ट्रेस को बढ़ाएंगे सॉइल के ऊपर, जैसे जैसे स्ट्रेस सॉइल के ऊपर बढ़ेगा, यहाँ पे सिग्मा 1 की वैल्यू जो चेंज रहेगी, सिग्मा 1 वैल्यू विल बी व्हाट, सिग्मा 1 वैल्यू विल बी सिग्मा सी प्लस सिग्मा डी। अब आपकी सिग्मा 1 की वैल्यू जो है सिग्मा सी के इक्वल नहीं रहेगी, इट विल बी मोर देन द वैल्यू ऑफ सिग्मा 3। तो सिग्मा 3 की वैल्यू से आपकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, तो सिग्मा 3 की वैल्यू बस सिग्मा सी ही रहेगी, बट सिग्मा 1 वैल्यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग with the increase in value of sigma d, with the increase in divider stress sigma 1 will keep on changing। अब जैसे स्टेज नंबर 1 में दो पॉसिबिलिटीज थी, आप वॉल को क्लोज कर रहे थे या ओपन कर रहे थे, सिमिलरली स्टेज नंबर 2 में भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, either you will allow the flow of water, either you will allow the drainage of water or you will not allow the drainage of water। ये कैसे करते हैं और क्या किस तरीके की कंडीशन में आप वाटर का ड्रेनेज अलाउ करोगे और किस में बंद रखोगे, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इफ, तब हम बात करते हैं, दो टाइप की कंडीशंस होती हैं, लोडिंग जो है दो टाइप की लोडिंग होगी, है ना। तो हमारे पास स्टेज नंबर 2 में दो पॉसिबिलिटीज हैं, अनड्रेन टेस्ट एंड ड्रेन टेस्ट। तो स्टेज नंबर 2 की दो पॉसिबिलिटीज, अनड्रेन टेस्ट एंड ड्रेन टेस्ट। इफ द लोडिंग रेट इज वेरी हाई, आप जिस रेट से लोडिंग देने वाले हो सॉइल के ऊपर, इफ द लोडिंग रेट इज टू हाई, जैसे आपकी बहुत स्पीड में कंस्ट्रक्शन होने वाला है, द स्पीड ऑफ इफ द कंस्ट्रक्शन इज वेरी, इफ द कंस्ट्रक्शन इज एट अ वेरी हाई पेस, या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो जैसे अर्थक्वेक लोडिंग आया तो इट इज हैवी लोडिंग एट अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो अर्थक्वेक लोडिंग आया, या फिर कभी डैम का पानी एकदम से फॉल हो गया, है ना, तो एकदम से डैम ब्रेक हो गया, एकदम से क्या हो गया, सडन ड्रॉ डाउन हुआ डैम का। उन सभी कंडीशंस में क्या होता है, इन ऑल दोज कंडीशंस क्या होता है, फास्ट लोडिंग हम उसको बोलते हैं। तो इफ द लोडिंग इज फास्ट, या फिर एकदम तुरंत ही फाउंडेशन बना और उस फाउंडेशन के ऊपर प्रेशर आ गया, उस केस में भी हम लोग क्या बोलेंगे, फास्ट लोडिंग रेट। फास्ट लोडिंग रेट को किसके कंपेयर में आप बोल रहे हो, कोई चीज स्लो होगी उसके कंपेयर में आप उसको फास्ट बोल रहे हो। तो हमारे पास दो चीजें हो रही हैं, अगर जिस रेट से सॉइल के अंदर से वाटर डिसिपेट हो रहा है ना, तो आपने जब लोड बढ़ाते जा रहे हो तो सॉइल के वॉइड्स के अंदर जो पानी प्रेजेंट है उसके अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, और वो प्रेशर धीरे धीरे सॉइल के थ्रू रिलीज हो जाएगा। जिस रेट से वो प्रेशर रिलीज होगा उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ पोर प्रेशर, या फिर रेट ऑफ ड्रेनेज। अगर रेट ऑफ ड्रेनेज से ज्यादा स्पीड में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इफ द रेट ऑफ लोडिंग इज मोर देन
द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ वाटर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अनड्रेन टेस्ट, है ना। तो अगर कंस्ट्रक्शन की स्पीड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द स्पीड इन विच वाटर विल कम आउट, तो मान लीजिए इम्परवियस सॉइल है, आपने कंस्ट्रक्शन फटाफट कर दिया, पानी को निकलने में 10 साल लग जाते हैं, आपने कंसोलिडेशन चैप्टर में देखा है ना, कि फॉर कंसोलिडेशन टू ऑकर इट टेक्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स, इतना टाइम लग जाता है। तो आपने तो कंस्ट्रक्शन 2 साल में कर दिया, या फिर आपने 1 साल में कंस्ट्रक्शन कर दिया, या फिर अर्थक्वेक आया 2 घंटे में उसने अपना काम करके चला गया। उस केस में इतना टाइम नहीं मिला कि वाटर जो है पोर से बाहर निकल पाए, उसके पहले ही सॉइल के ऊपर लोडिंग आ गई, तो हम उस केस को बोलते हैं अनड्रेन टेस्ट। तो हम भी क्या करेंगे, वाटर का फ्लो जो है सॉइल के थ्रू, सॉइल से अलाउ नहीं करेंगे और हम फटाफट लोडिंग बढ़ाते जाएंगे। तो हम अपने ट्रायक्सियल एपैरेटस में लोडिंग को बढ़ाते जाएंगे और वॉल से वाटर को निकलना अलाउ नहीं करेंगे सॉइल के थ्रू, है ना। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी इज अ ड्रेन्ड टेस्ट। इफ द रेट ऑफ लोडिंग इज वेरी स्लो, अगर ग्रेजुअल लोडिंग हो रही है, लोडिंग स्लो हो रही है, इतनी स्लो स्पीड में लोडिंग हो रही है कि वाटर भी साथ साथ में डिसिपेट होते जा रहा है, तो आपकी लोडिंग धीरे धीरे चल रही है और डिसिपेशन भी स्लो हो रहा है, जिस रेट से डिसिपेशन हो रहा है उसी रेट से लोडिंग हो रही है, तो साथ ही साथ में पैरेलली लोडिंग के साथ साथ वाटर भी रिलीज करना अलाउड है। इन दैट केस हम लोग बोलते हैं ड्रेन टेस्ट। तो हम उस कंडीशन में कौन सा टेस्ट लगाते हैं, ड्रेन टेस्ट लगाते हैं। तो फॉर ग्रेजुअल लोडिंग कंडीशंस वी जनरली प्रेफर ड्रेन टेस्ट। तो ये हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हो गई, ड्रेन और अनड्रेन टेस्ट। इन अनड्रेन टेस्ट लोडिंग इज फास्ट बट द वाटर इज नॉट अलाउड टू पास थ्रू। इन ड्रेन टेस्ट लोडिंग इज ग्रेजुअल एंड द वॉल विल बी ओपन एंड द वाटर विल बी। तो हम लोडिंग को इस तरीके से पेस करते हैं, इतनी स्पीड में आप लोडिंग दोगे कि वाटर भी उसी स्पीड से निकल पाए, तो द रेट हैज टू बी मेंटेन्ड इन द टेस्ट। तो समटाइम्स द ड्रेन टेस्ट टेक लॉट ऑफ टाइम। तो अभी हम बात करते हैं इन सभी कंडीशंस के हिसाब से, अगर हम इसको शॉर्ट में समझें तो हमारे पास 4 केसेस बनते हैं, है ना। स्टेज नंबर 1 जो है उसमें आप सबसे पहले इस बात समझ लीजिए कि सिग्मा 1 और सिग्मा 3 चारों तरफ से एक ही स्ट्रेस है, दैट इज कॉल्ड सिग्मा सी, या फिर हमने बोला कन्फाइनिंग स्ट्रेस। पहली बात, स्टेज नंबर 1 में 2 पॉसिबिलिटीज हैं, इट कैन बी अनकंसोलिडेटेड स्टेज और कंसोलिडेटेड टेस्ट। इफ यू अलाउ द वाटर टू पास थ्रू, दैट मीन्स इफ यू आर अलाउइंग द कंसोलिडेशन ऑफ द सॉइल, अगर आप पानी को, सॉइल का कंसोलिडेशन अलाउ कर रहे हो, तो वॉल जो है इसमें क्या रहेगा, वॉल इज ओपन, इसमें आपके लिए वॉल क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ड्रेनेज वॉल्व इज ओपन, इसमें वो ड्रेनेज वॉल्व क्या रहेगा, क्लोज। आप इसमें सिग्मा सी की वैल्यू अचीव कर लोगे, 0, 10, 20 जो सिग्मा सी की वैल्यू साइड पे थी उसको अचीव कर लोगे और आप ड्रेनेज वॉल्व को क्लोज कर दोगे। उसके बाद हम स्टेज नंबर 2 पे मूव करेंगे, उसको स्टेज को हम लोग बोलते हैं डिवियोट्रिक स्टेज। दिस कॉल्ड एज कन्फाइनिंग स्टेज, दिस कॉल्ड एज डिवियोट्रिक स्टेज। इस स्टेज में हम लोग डिविएट्रिक स्ट्रेस लगाते हैं या फिर एक्सियल स्ट्रेस लगाते हैं। ये जो डिविएशन आता है स्ट्रेस में, ये इसको बोलते हैं डेल्टा सिग्मा डी। डी सिग्निफाइंस फॉर डिविएटर। तो हमने अब सिग्मा 3 की वैल्यू सिग्मा सी जो पहले टेस्ट पे थी वही मेंटेन रहेगी, सिग्मा 1 की वैल्यू बढ़ती जाएगी, सिग्मा सी प्लस डेल्टा सिग्मा डी, जितना भी वैल्यू ऊपर से लगाएंगे वो वैल्यू यहाँ पे बढ़ती जाएगी। तो द डेल्टा सिग्मा डी वैल्यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग विद द टाइम। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज उसमें भी है। इफ द लोडिंग रेट इज फास्ट, तो हम बोलेंगे फास्ट लोडिंग रेट। इफ द लोडिंग रेट इज फास्ट लोडिंग रेट, तो इफ द लोडिंग रेट इज फास्ट, इस केस में हम लोग बोलेंगे अनड्रेन टेस्ट। इफ द लोडिंग रेट इज स्लो, तो इफ द लोडिंग रेट इज स्लो, so the fast loading rate and slow loading rate, या फिर हम बोलेंगे ग्रेजुअल लोडिंग, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ ग्रेजुअल लोडिंग। तो इफ द लोडिंग इज ग्रेजुअल, इन दैट केस विल टॉक अबाउट स्टेज नंबर 2। तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनती हैं। वी हैव 4 पॉसिबिलिटीज दैट कम आउट। कौन कौन सी 4 पॉसिबिलिटीज हैं? 4 टाइप के टेस्ट पॉसिबल हैं, कंसोलिडेटेड ड्रेन, अनकंसोलिडेटेड एंड अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है पहले स्टेज में वॉल ओपन रहे और सेकंड स्टेज में भी वॉल ओपन रहे, पहली स्टेज में वॉल ओपन रहे, सेकंड स्टेज में क्लोज रहे, पहली स्टेज में भी क्लोज रहे और सेकंड स्टेज में भी क्लोज रहे, पहली स्टेज में क्लोज रहे और सेकंड स्टेज में ओपन रहे। ये 4 पॉसिबिलिटीज बनती है। इन चारों को शॉर्ट फॉर्म में फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट क्या हो गया, ऐसे अभी हमको समझ में आने लग गया है। कंसोलिडेटेड टेस्ट का मतलब क्या, फर्स्ट स्टेज में वॉल ओपन रहेगा और सेकंड स्टेज में भी वॉल ओपन रहेगा। इसका मतलब क्या, आप साइट पे गए होंगे और आपने साइट में ऑब्जर्व किया होगा
कि जो सॉइल है वो सालों से कंसोलिडेट होते आ रही है, उसके ऊपर और नीचे कैसी सॉइल है, परवियस सॉइल है, ताकि उसमें से वाटर जो है प्रेशर निकल रहा हो। तो आप भी सॉइल का सैंपल एक्सट्रैक्ट करके जब लैब में ले जाएंगे और आप उसके ऊपर जब कन्फाइनिंग स्ट्रेस लगाओगे तो यू विल अलाउ द फ्लो ऑफ वाटर, आप इस वॉल को क्लोज नहीं रखोगे, इसको ओपन रखोगे। प्लस जब आप उसके ऊपर लोडिंग दोगे, अगर हमारे पास ड्रेन टेस्ट, इसका मतलब क्या, ग्रेजुअल लोडिंग आने वाली है, उसके ऊपर कोई बहुत फास्ट पेस में लोडिंग नहीं आ रही, तो बिकॉज द लोडिंग रेट इज वेरी स्लो, इट इज अ ग्रेजुअल लोडिंग रेट, तो हम इसमें वॉल को ओपन रखेंगे। जितनी स्पीड से वाटर निकलता रहेगा उसी स्पीड में हम लोग टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। क्योंकि वॉल ओपन है, क्योंकि आप प्रेशर को बनने नहीं दे रहे हो, तो इट इज अ वेरी लॉन्ग टाइम टेकिंग टेस्ट। इट टेक्स अबाउट 2 to 3 weeks टू कंप्लीट समटाइम्स। तो ये बहुत ही स्लो टेस्ट होता है, इट इज द हाईएस्ट टाइम टेकिंग टेस्ट, है ना, स्लोएस्ट टेस्ट ऑफ ऑल द 3 पॉसिबिलिटीज। तो इसमें एनालिसिस करते हैं किसका, ग्रेजुअल लोडिंग कंडीशन का, टू चेक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ एम्बैंकमेंट्स। आपको देखना है कि लॉन्ग टर्म में सॉइल कैसे बिहेव करेगी, लॉन्ग टर्म में एम्बैंकमेंट्स स्ट्रक्चर्स कैसे बिहेव करेंगे। इन दैट केस वी यूज दिस टेस्ट, ठीक है। सेकेंड टेस्ट की अगर हम बात करें, दैट इज कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। पहली स्टेज में वॉल ओपन है, सेकेंड स्टेज में वॉल क्लोज है। तो आपने ऑब्जर्व किया साइड पे कि सॉइल जो थी उसमें सालों से कंसोलिडेशन होता आ रहा है, ठीक है, दैट इज ओके। तो आपने भी स्टेज नंबर 1 में वॉल ओपन कर दिया, लेकिन आप जो कंस्ट्रक्शन करने वाले हो दैट इज वेरी फास्ट कंस्ट्रक्शन। तो सेकेंड स्टेज में जब आप लोडिंग दोगे तो पानी को निकलने का टाइम नहीं देगा, उसके पहले आप लोडिंग लगा दोगे। या फिर आपको अर्थक्वेक में कैसा इफेक्ट करेगा, सॉइल कैसा दिखाए, बिहेवियर शो करेगा, उसको चेक करना है। तो आपने बोला ठीक है, सालों से तो सॉइल में ड्रेनेज हो रहा था, लेकिन आप लोडिंग करने वाले हो 2 घंटे में, या फिर आप लोडिंग करने वाले हो 1 साल के अंदर ही आप स्ट्रक्चर बनाए कंप्लीट कर दोगे। तो जो लोडिंग के कारण जो वाटर का डिसिपेशन होने वाला था वो नहीं होगा, इसीलिए हम स्टेज नंबर 2 में वॉल को क्लोज रखते हैं। तो दिस इज अ लेस टाइम टेकिंग एज कम्पेयर टू सीडी, क्योंकि एक जगह तो ओपन है, एक जगह क्लोज है। जब क्लोज रहता है, वाटर का डिसिपेशन नहीं होता रहता, तो आपका टेस्ट फटाफट हो जाता है। तो ड्रेनेज सेकंड स्टेज में बंद रहता है। सेकंड, इसमें हम लोग चेक करते हैं सडन लोडिंग कंडीशंस, है ना। तो जब भी कोई सडन लोडिंग की बात आती है तो आप इसमें चेक करते हो, इसको जनरली यूज करते हैं टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ ओल्ड एम्बैंकमेंट्स विच आर नाउ बीइंग अनलोडेड। इस सभी कंडीशन में हम लोग इसको यूज करते हैं, किस टेस्ट को, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट को, ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। ना तो साइट पे ऐसी कंडीशन थी पास्ट में कि वाटर जो रिलीज हो रहा था, ना ही आप लोड भी और आप कैसे लगाने वाले हो, सडन लोडिंग लगाने वाले हो। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि साइट जो इम्परवियस सॉइल से बनी हुई है, सॉइल में कहीं भी परमेबिलिटी नहीं है, इट इज इम्परवियस सॉइल, इम्परमेबल सॉइल, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, स्टेज नंबर 1 में भी वॉल बंद रखते हैं, और आपकी लोडिंग रेट क्योंकि फास्ट है, स्टेज नंबर 2 में भी वॉल को क्लोज रखते हैं। तो ये जनरली इट इज अ वेरी क्विक टेस्ट, क्योंकि वॉल क्लोज है, पोर प्रेशर को रिलीज होने का टाइम ही नहीं दे रहे हो और उसके पहले ही फेल करा दे रहे हो। तो इट इज अ वेरी क्विक टेस्ट। कई बार 1 घंटे में हो जाता है, कई बार और जल्दी हो जाता है। तो इट इज अ वेरी क्विकेस्ट ऑफ ऑल, है ना। ड्रेनेज इज नॉट अलाउड ड्यूरिंग द टेस्ट। किसी भी स्टेज में ड्रेनेज को अलाउ नहीं करते, क्योंकि ड्रेनेज अलाउ नहीं कर रहे तो पोर प्रेशर अंदर ही अंदर बिल्डअप होते जा रहा है। पोर प्रेशर 0 नहीं है, पोर प्रेशर इज गेटिंग बिल्डअप इनसाइड, है ना, बट यू आर नॉट अलाउइंग इट्स डिसिपेशन। टू चेक स्टेबिलिटी अंडर सडन लोडिंग कंडीशंस लाइक रैपिड कंस्ट्रक्शन, आप तुरंत रैपिड कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, उन सभी केसेस में हम लोग अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट का यूज करते हैं। इस टेस्ट में क्या होता है, हमारे पास दोनों ही स्टेज में वॉल क्लोज रहता है और इट इज अ क्विक टेस्ट। अब चौथी पॉसिबिलिटी है जो कि इम्पॉसिबिलिटी है, दैट इज अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ऐसा क्यों? ये क्या टेस्ट क्या कह रहा है, ये टेस्ट क्या कह रहा है कि आप साइट पे गए और आपने देखा सालों से इस सॉइल में कोई भी ड्रेनेज नहीं हो रहा था, सॉइल की जो लेयर थी उसमें ड्रेनेज नहीं हो रहा था, क्योंकि सॉइल के ऊपर और नीचे कैसी सॉइल थी, इम्परमेबल सॉइल थी। तो ऊपर और नीचे सॉइल की कैसी है, इम्परमेबल सॉइल है। इसका मतलब वाटर का ड्रेनेज के लिए कोई पाथ नहीं है, कोई रास्ता अवेलेबल नहीं जिससे जो वॉइड्स के अंदर जो पानी प्रेजेंट है वो बाहर निकल जाए, है ना। तो सालों से ऐसी कंडीशन थी। अब आप साइड पे जाके क्या करने वाले हो, तो स्टेज नंबर 1 में तो वॉल क्लोज, दैट इज अंडरस्टूड। तो स्टेज नंबर 1 में आप भी वाटर को अलाउ नहीं कर रहे क्योंकि सॉइल में इम्परमेबल कंडीशन। लेकिन अब आप स्टेज नंबर 2 में क्या करने वाले हो, फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो, फ्यूचर में आप बस यहाँ पे कोई ऊपर लोड लगाने वाले हो। क्या आपने सॉइल की कंडीशंस को चेंज किया? क्या आपने सॉइल को परमेबल बना दिया? क्या नहीं। इसका मतलब चाहे आप कितना भी लोड लगा दो, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो सॉइल इम्परमेबल थी, जो कि वाटर का डिसिपेशन अलाउ नहीं कर रही थी, वो फ्यूचर में
लोडिंग आने के कारण डिसिपेशन को अलाउ कर दे। तो स्टेज नंबर 2 में इट इज नॉट पॉसिबल कि जो सॉइल पहले से अनकंसोलिडेटेड रही वो स्टार्ट ड्रेनिंग हो जाए, तो इट विल स्टार्ट ड्रेनिंग। अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बिकॉज़ इट इज नॉट पॉसिबल दैट सॉइल which remained unconsolidated in past will suddenly start dissipation of water due to loading। तो ये एकदम से डिसिपेशन चालू कर दे, ये पॉसिबल नहीं है ना। इस केस को हम लोग यूडी टेस्ट को हम लोग नहीं कैलकुलेट करते, नहीं डिफाइन करते, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको न्यूमेरिकल से बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फोकस कर लेते तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली बात क्या है, ये इक्वेशन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर स्ट्रेंथ की मास्टर इक्वेशन बोला जाता है। आपको डेरिवेशन वैसे हर बुक में मिल जाएगा, हम लोग डेरिवेशन पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। जनरली आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 3 में की दो वैल्यूज गिवन रहेगी, उससे आपको c और phi की वैल्यूज निकालना रहेगा। या फिर और भी ज्यादा आसान बनाने के लिए आपको कई बार सिग्मा 3 phi और c दे देते हैं, आपसे सिग्मा 1 की वैल्यू पूछते हैं, या फिर इनमें से कोई एक चीज अननोन रखते हैं और उसकी वैल्यू आपसे पूछी जाती है। तो वो इस इक्वेशन को अगर आपने याद कर लिया तो आपको हर चीज बन जाएगी। सेकंड, आपको ये ध्यान रखना है कि डिविएटर स्ट्रेस क्या होता है। डिविएटर स्ट्रेस नथिंग बट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। तो सिग्मा 1 की वैल्यू क्या थी, आपको पता है सिग्मा 1 की वैल्यू क्या थी। तो सिग्मा 1 फॉर यू वाज सिग्मा c प्लस डेल्टा सिग्मा, ऊपर से जो लोड आया था, और सिग्मा 3 क्या था, सिग्मा 3 वाज नथिंग बट सिग्मा c। तो सिग्मा 1 की वैल्यू ये थी, सिग्मा 3 की वैल्यू ये थी। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा d, या फिर हम बोलेंगे डेल्टा सिग्मा। ये दोनों में से कोई भी एक चीज आपको मिल जाएगी। तो ये हमारे लिए डायरेक्टली इक्वेशन से करेंगे, तो ये हमको सिग्मा d और सिग्मा 3 में से ये दोनों चीजें मिलती है। थर्ड चीज जो आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल्स लगाने के टाइम, फॉर ड्रेन टेस्ट u इक्वल टू 0। जब ड्रेन टेस्ट आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपको पता है पोर प्रेशर बिल्डअप नहीं हो पा रहा क्योंकि आप पोर प्रेशर कंटिन्यूअसली डिसिपेट कर रहे हो, तो बिकॉज़ द पोर प्रेशर इज नॉट गेटिंग बिल्डअप u इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जो कि गेट में एक बार पूछा था उन्होंने कि ड्रेन टेस्ट है तो पोर प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, तो पोर प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, डायरेक्टली आप 0 पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो फॉर ड्रेन टेस्ट पोर प्रेशर विल ऑलवेज बी 0। व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है फॉर यूयू टेस्ट। यूयू टेस्ट मतलब अनकन्फाइंड अनड्रेन टेस्ट में आपको पता है बहुत ही क्विक वो टेस्ट होता है, तुरंत लोडिंग लगाई जाती है, वाटर का डिसिपेशन अलाउ नहीं रहता। तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स मोबिलाइज नहीं हो पाता, फ्रिक्शन पिक्चर में आ ही नहीं पाता, उसके पहले ही फेलियर हो जाता है। इसीलिए अनकन्फाइंड अनड्रेन टेस्ट में phi की वैल्यू 0 रहती है हमेशा। तो आपको अगर कभी भी यूयू टेस्ट के बारे में दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप phi की वैल्यू 0 लेंगे, और इसका जो मोर सर्कल वाला ग्राफ भी रहेगा वो फ्लैट रहेगा क्योंकि phi की वैल्यू 0। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर क्वेश्चन में पोर प्रेशर गिवन है तो आप सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की जगह इफेक्टिव सिग्मा 1 और सिग्मा 3 लोगे। तो सिग्मा 1 की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 माइनस मीन, सिग्मा 3 की जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा 3 माइनस मीन, और इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो सारे क्वेश्चंस जो आते हैं 15 20 50 क्वेश्चन जो आज तक के गेट में या फिर किसी भी एग्जाम्स में आए वो सिर्फ इसी चीज को चेंज कर करके दिए रहते हैं। तो आपको अगर ये पॉइंट्स आते हैं तो हम उसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ 15 से 20 गेट न्यूमेरिकल्स। हम लोग स्ट्रेस पाथ का कांसेप्ट समझेंगे, स्कैम्पटन्स पोर प्रेशर पैरामीटर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हम लोग समझेंगे, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट देखेंगे और वेन शियर टेस्ट को समझेंगे। ये चारों पांचों चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फॉर द टाइम बीइंग अभी आप शियर स्ट्रेंथ का चैप्टर समझेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा।